हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी जीके क्लासेज। हम कोशिका के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से अध्ययन कर लिया था। इस वीडियो में हम साइटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत जीवद्रव्य के कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके भौतिक गुण कौन कौन से हैं, रासायनिक विश्लेषण क्या है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। यह वीडियो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके अलावा 9th क्लास, 10th क्लास, रीट और नीट इन सभी के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक साइटोप्लाज्म यानी कि जीवद्रव्य। जीवद्रव्य कोशिका में सजीव क्रियाओं के लिए माध्यम का कार्य करता है। यानी कोशिका के अंदर जितनी भी सजीव क्रियाएं होते हैं, जैसे कि श्वसन, पाचन, कोशिका विभाजन, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं, इन सभी के लिए माध्यम का कार्य करता है कौन? जीवद्रव्य। कुछ वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवद्रव्य को अलग अलग नामों से पुकारा था। तो सबसे पहले इसे देखा किसने था? तो कोर्टी नामक वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले जीवद्रव्य को देखा था। इसके बाद में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1840 में जीवद्रव्य के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1840 में जीवद्रव्य के लिए प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया था। इसके बाद में वोन मोहल नामक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने कोशिका का जो समस्त जीवित भाग है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा था। यानी पुरकिंजन तो कंप्लीट जो भाग था उसे ही प्रोटोप्लाज्म कहा था, जबकि वोन मोहल ने कोशिका के अंदर जो कंप्लीट या समस्त जीवित भाग है उसे प्रोटोप्लाज्म कहा था 1846 में। और जीवद्रव्य के महत्व के बारे में भी वोन मोहल नामक वैज्ञानिक ने बताया था। इसके बाद में डुजार्डे नामक वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने इस जीवद्रव्य को सारकोड नाम दिया था। और इसके बाद में प्रोटोप्लास्ट सिद्धांत वो मैक्स सुल्जे नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर हक्सले नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने जीवद्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीवन का भौतिक आधार जीवद्रव्य को कहती हैं। यह किसने कहा था? तो यह हक्सले नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने कहा था। अब जीवद्रव्य में भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? तो ये रंगहीन होता है, गलती से छप गया, रंगहीन होता है, स्वच्छ होता है, पारदर्शी या पारभासी होता है, लचीला होता है, जेली के समान होता है, गाढ़ा गाढ़ा, कणिकामय अर्ध तरल पदार्थ होता है। यानी इसमें कणिका छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, इस कारण कणिकामय अर्ध तरल पदार्थ होता है। जल की मात्रा अत्यधिक होती है इसके अंदर। तरल माध्यम में विभिन्न कण व कोशिकांग बिखरे रहते हैं। यानी कि जो कोशिका है इसके अंदर इस प्रकार से तरल पदार्थ होता है, तरल विलयन होता है, जिसके अंदर छोटे छोटे लिपिड के कण होते हैं और इसके अलावा कुछ कोशिकांग होते हैं वो इसमें बिखरे रहते हैं। कोलाइडी विलयन के गुण होते हैं, यानी कि जीवद्रव्य वो कोलाइडी विलयन के गुण प्रदर्शित करता है। आगे देखेंगे इसके बारे में। कोलाइडी विलयन के गुण प्रदर्शित करता है जीवद्रव्य। घुले हुए कण, यानी कि जो जीवद्रव्य होता है इसके अंदर कुछ कण वो घुले हुए पाए जाते हैं जिन्हें हम विसर्जित कण कहते हैं। और ये विसर्जित कण कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, ये सभी क्या हैं? विसर्जित कण होते हैं जो कि घुले हुए पाए जाते हैं जीवद्रव्य में। अब आगे देखते हैं जीवद्रव्य में निम्न कोलाइडी गुण प्रदर्शित करता है। यानी इनमें कौन कौन से कोलाइडी गुण होते हैं? सबसे पहले श्यानता। तो इसमें श्यानता पाई जाती है, इनकी जो प्रवाह की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है। सोल जैल अवस्थाएं एवं इनका परिवर्तन, यानी कि इसमें सोल अवस्था वो जैल में परिवर्तित हो जाती है और जैल अवस्था वो वापस सोल में परिवर्तित हो जाती है। ये लगातार चलता रहता है। इसके अलावा स्कंदन की क्षमता भी होती है इसके अंदर। विद्युत प्रवाहता, यानी कि जो जीवद्रव्य होता है उसमें विद्युत प्रवाह भी होती है, विद्युत का सुचालक होता है ये। इसके अलावा दृश्यमान प्रकाश किरणों का विवर्तन, यानी कि जो विजिबल लाइट होती है उनकी किरणों का विवर्तन होता है, ये गुण भी इसमें पाया जाता है जो कि कोलाइडी गुण है। कणों की ब्राउनी गति भी इसमें देखने को मिलती है, यानी कि ये जो कोशिका जीवद्रव्य है उसके अंदर इस प्रकार से अगर कोई कण है इस प्रकार से गति करता है, जिगजैग गति करता है, तो ये कहलाती है ब्राउनी गति। तो ये भी इनमें पाई जाती है।
संकुचन क्षमता होती है, यानी कि जो जीवद्रव्य होता है उसको पिचकने की और फैलने की क्षमता भी इसमें देखने को मिलती है। प्रत्यास्थता होती है, यानी कि लचकदार होता है, तो प्रत्यास्थता इसमें देखने को मिलती है। ये जो गुण है ये कोलाइडी गुण है सभी, जो कि जीवद्रव्य प्रदर्शित करता है। इसके बाद बात करते हैं जीवद्रव्य की प्रकृति से संबंधित कुछ वैज्ञानिकों ने मत दिए हैं, तो वो मत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कूपी का सिद्धांत। कूपी का सिद्धांत वो बुश्चली नामक वैज्ञानिक ने दिया था 1872 में, और इन्होंने बताया कि जीवद्रव्य एक पायस विलयन है। पायस का मतलब होता है कि जिसमें जल और अगर हम तेल को मिला दें तो इनमें जल अलग दिखेगा और तेल अलग दिखा, तो इस प्रकार से कुछ कण हैं जीवद्रव्य में अलग दिखाई देते हैं और कुछ मिले हुए दिखाई देते हैं। तो इन्होंने बताया कूपी का सिद्धांत के अनुसार कि जीवद्रव्य क्या है, पायस विलयन है, और इसी सिद्धांत को वायु कोष्टिकामय सिद्धांत भी कहते हैं। दिया किसने था, बुश्चली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं कणिकामय या दानेदार सिद्धांत। ये प्रस्तुत किया था अल्टमान ने, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक हैं जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। कणिकामय या दानेदार सिद्धांत जो अल्टमान ने दिया था 1893 में। इन्होंने बताया कि जीवद्रव्य अनेक सूक्ष्म कणों के समान होता है, यानी कि जीवद्रव्य है उनमें बहुत सारे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, उन्हीं के समान इसका संगठन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं तंतुमयी सिद्धांत, जिसको फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था 1894 में। तंतुमयी सिद्धांत जो फ्लेमिंग ने दिया था, और इन्होंने बताया कि जीवद्रव्य में अनेक कोमल धागों के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हीं से बना होता है जीवद्रव्य, कोमल धागों से। नेक्स्ट है जालिका सिद्धांत या जालिकामय सिद्धांत। तो इसमें इसके अनुसार जीवद्रव्य संघन जालक के समान होता है। नेक्स्ट है कोलाइडी सिद्धांत, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सर्वमान्य सिद्धांत इसे ही माना जाता है, तो ये थोड़ा अच्छे से देख लेना। कोलाइडी सिद्धांत तो ये प्रस्तुत किसने किया था, तो फिशर व विल्सन नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिशर हार्डी वो विल्सन नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। ये फिशर व विल्सन नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडी सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और इन्होंने बताया कि जीवद्रव्य क्या है, एक कोलाइडी तंत्र की तरह कार्य करता है, जिसमें कोलाइडी कण है जो कि प्रक्षेपित परावस्था के रूप में पाए जाते हैं, यानी प्रक्षेपित परावस्था के रूप में पाए जाते हैं इसमें कोलाइडी कण। और इसी मत को या इसी सिद्धांत को सर्वमान्य मत माना जाता है। इसी के जो वर्तमान सिद्धांत मानते हैं तो वो इसी को मानते हैं, कोलाइडी कण को, कोलाइडी सिद्धांत को, जो प्रस्तुत किया था फिशर हार्डी व विल्सन नामक वैज्ञानिक ने। अब आगे बात करते हैं जीवद्रव्य में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। सामान्य रूप से कौन सी क्रियाएं इसमें पाई जाती है, तो सबसे पहले गति, यानी कि जीवद्रव्य वो लगातार गति करते रहते हैं, जो कण होते हैं वो लगातार गति करते रहते हैं। पोषण की क्रिया होती है, इसमें जो पोषक पदार्थ हैं उनको ग्रहण किया जाता है, उनका फिर आगे तीसरा है उपापचय, यानी कि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी पाई जाती है। कोशिकाएं क्या करती हैं, अंदर इसमें शोषण की क्रियाएं होती हैं, जिनके फलस्वरूप एटीपी या ऊर्जा प्राप्त की जाती है। गति की क्रिया होती है, पोषण होता है, उपापचय क्रियाएं होती हैं जिनमें जो पोषण ग्रहण किया जाता है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, उसका पाचन होता है। फिर शोषण की क्रिया होती है जिससे एनर्जी प्राप्त की जाती है। वृद्धि होती है इसमें, यानी कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है, कोशिकांग अपने आकार में वृद्धि करते हैं, या डीएनए आरएनए इनकी संख्या में वृद्धि होती है। इसके अलावा उत्सर्जन की क्रिया भी होती है, यानी कि जो अपशिष्ट पदार्थ कोशिका के अंदर बन जाते हैं, जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, उनको बाहर निकालने की क्रिया भी इसी के अंदर पाई जाती है। जनन की क्रिया होती है, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका के निर्माण की क्रिया, या कुछ जो इसमें ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं वो ऑर्गेनल्स नए ऑर्गेनल्स का निर्माण करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, नेक्स्ट नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है, तो ये जनन की क्रिया भी इसमें होती है। और जीवन चक्र पूर्ण करना, ये सभी क्रियाएं इसके अंदर जीवद्रव्य में पाई जाती है। गति, पोषण, उपापचय, शोषण, वृद्धि, उत्सर्जन, जनन, जीवन चक्र पूर्ण करना आदि क्रियाएं जीवद्रव्य में होती हैं। अब इसका रासायनिक विश्लेषण देखते हैं। जीवद्रव्य का रासायनिक विश्लेषण जो किसने प्रस्तुत किया था, इसका जो रासायनिक विश्लेषण है वो लिख लेना आप लोग, रिंके व रोडर नामक वैज्ञानिक थे। रिंके व रोडर नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस जीवद्रव्य का रासायनिक विश्लेषण दिया था। इनके अनुसार देखें,
कार्बनिक पदार्थ इसमें मिलते हैं और अकार्बनिक पदार्थ मिलते हैं। कार्बनिक पदार्थ में बात करें तो जल होता है जो 75 से 85% तक होता है। 75 से 85% तक जल होता है। प्रोटीन है वो 7 से 9% होता है। सबसे अधिक मात्रा में जल होता है। प्रोटीन 7 से 9% होता है। कार्बोहाइड्रेट है वो 2 से 2.5% होता है। और लिपिड यानी कि वसा होती है 1 से 1.5%। इसके अलावा इनमें आरएनए पाया जाता है जो 0.7% होता है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाए जाते हैं डीएनए और आरएनए। तो आरएनए होता है 0.7% और डीएनए होता है 0.4%। इसके बाद में बात करते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ वो आयंस के रूप में पाए जाते हैं और ये होती हैं लगभग 1 से 1.5%। आयंस के रूप में मिलते हैं ये, जैसे धनायन के रूप में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आयन और आयरन या फेरस आयन, ये सभी धनायन के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा ऋणायन के रूप में नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड आदि आयन्स होते हैं जो ऋणायन के रूप में पाए जाते हैं। ये हैं अकार्बनिक पदार्थ के रूप में। नीचे मैंने एक नोट लगा के लिखा है कि जितने भी जलीय पादप हैं उनके जीवद्रव्य में जल बहुत अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग 95% जल मिलता है जो भी जलीय पादप हैं उन सभी में। जो बीज होती हैं उनकी कोशिकाओं में 10 से 15% जल होता है, यानी कि कम होता है। इसके अंदर 10 से 15% जल पाया जाता है बीजों की कोशिकाओं में। अब आगे बात करते हैं निर्जीव अंतर वस्तुएं, यानी कि जीवद्रव्य के अंदर कुछ सजीव वस्तुएं होती हैं और कुछ निर्जीव होती हैं। तो निर्जीव अंतर वस्तुएं होती हैं उनके बारे में देखते हैं। तो पदार्थों के संश्लेषण व उपयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा गया निर्जीव अंतर वस्तुओं को। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संचित पदार्थ और इसके बाद में आ जाएगा स्रावित पदार्थ। तो पहले संचित पदार्थ की बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन ये बहुत ही मुख्य संचित पदार्थ हैं। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। इनके बारे में डिटेल से हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे, पर थोड़ा ब्रीफली इसके अंदर अध्ययन कर लेते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सभी से मिला हुआ यौगिक होता है कार्बोहाइड्रेट। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है, वो मिलकर के कार्बोहाइड्रेट अणुओं का निर्माण करता है। सामान्य सूत्र होता है इसका CH2O का होल n, CH2O का होल n। तो ये सामान्य सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का। जैसे इसका एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि ग्लूकोज का सूत्र लिखना है तो C6 हो जाएगा, H क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे n की जगह हमने 6 रखा है, n का मान 6 रखा है तो C6 हो जाएगा। H 2 है तो मल्टीप्लाई कर दो 12 हो जाएगा और O6 हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा ग्लूकोज का। इसी प्रकार से और भी कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले हम बना सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो पहला मोनोसेकेराइड, तो इसमें सेकेराइड इकाइयों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। सेकेराइड इकाई होती है C6H12O6। तो इसकी जो इकाई देखें तो एक ही होती है संख्या में, जैसे कि DHAP, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसके अलावा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये सभी क्या है, मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं, जिसमें एक ही सेकेराइड इकाई पाई जाती है। सेकेंड है ओलिगोसेकेराइड। तो इसमें क्या होता है, सेकेराइड इकाइयों की संख्या 2 से 10 तक होती है। जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज। सुक्रोज होता है उसमें एक तो ग्लूकोज का अणु होता है, एक फ्रक्टोज का होता है। माल्टोज के अंदर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज यानी कि 2 इकाइयाँ होती है, मिलकर के माल्टोज बनाते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 तक इकाइयाँ पाई जाती है सेकेराइड की, और उदाहरण हो गए इसकी सुक्रोज और माल्टोज। नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड में सेकेराइड इकाइयों की संख्या 10 से अधिक होती है। जैसे एग्जाम्पल है सेलुलोज, मोम आदि क्या है, पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है वसा। तो वसा क्या होता है, चिकने जल में अविलेय पदार्थ होते हैं और इनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा का निर्माण है ये लंबी व जटिल हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाओं से होता है। लंबी व जटिल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, उनसे वसाओं का निर्माण होता है। ये अध्रुवीय होती हैं, जलरोधी हैं, जल प्रतिकर्षी होती हैं वसा। नेक्स्ट वसा का एक अणु है, यानी कि वसा के एक अणु की बात करें
तो उस एक अणु में 3 तो वसीय अम्ल के अणु होते हैं और एक ग्लिसरॉल का अणु होता है। यानी कि वसा के एक अणु का निर्माण करने के लिए 3 वसीय अम्ल और एक ग्लिसरॉल का अणु संयोग करते हैं, जिससे एक वसा का अणु बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन की। देखो, इनकी डिटेल से स्टडी हम अलग से करेंगे, क्योंकि प्रोटीन बहुत बड़ा प्रोडक्ट है या बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें कम से कम 20-25 मिनट का एक पूरा लेक्चर बन जाता है। तो इसके बारे में डिटेल से हम अलग से वीडियो में अध्ययन करेंगे, बस थोड़ा सा इसके अंदर देख लेते हैं। प्रोटीन है, प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है और ये एमिनो एसिड लगभग 20 प्रकार के मिलते हैं। ये 20 प्रकार के एमिनो एसिड मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इसमें अलग अलग बात कर लेते हैं, जैसे कि कार्बोक्सिलिक समूह, यानी कि जो एमिनो एसिड होता है उसमें एक तरफ तो कार्बोक्सिलिक समूह होता है और एक तरफ होता है एमिनो समूह है। और इस देखो, इसमें हम देख लेते हैं संरचना के अंदर। ये देखो, ये रहा अमीनो समूह है और ये है कार्बोक्सिलिक समूह, और नीचे एल्किल हो गया, ऊपर हाइड्रोजन हो गया। ये इधर से एक एमिनो एसिड हो गया, दूसरा, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने से एक H2 अणु निकल जाता है। और H2 अणु निकलने से क्या होता है, एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। और पेप्टाइड बॉन्ड बनने से क्या हो जाता है, एक श्रृंखला बन जाती है पॉलीपेप्टाइड की। जैसे ये होता है पेप्टाइड बॉन्ड, CO आ गया, यानी कार्बोक्सिलिक समूह है और एक एमिनो समूह, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। एक तो O निकल जाता है और 2 H निकल जाते हैं। H2O निकलने के बाद ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है CONH। और ये बहुत सारी जो एमिनो एसिड्स हैं ये आपस में जुड़ करके पेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और यही पेप्टाइड श्रृंखला है प्रोटीन कहलाती है। तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो स्रावी पदार्थ हैं उनकी बात करते हैं। तो ये सामान्यतः जो ग्रंथियाँ होती हैं, कुछ थैलेनुमा संरचना पाई जाती हैं जिन्हें हम ग्रंथि बोलते हैं, उन्हीं से स्रावित होने वाले पदार्थ हैं। जैसे कि एंजाइम हो गया, मकरंद हो गया, ये सभी क्या स्रावी पदार्थ हैं जो पादपों के या कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। इसमें सबसे पहले एंजाइम की बात कर लें तो एंजाइम भी बहुत बड़ा टॉपिक है, ये अलग से वीडियो डालेंगे जिसके अंदर डिटेल से अध्ययन करेंगे। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन प्रकृति की होती हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। किसी भी अभिक्रिया को या किसी भी क्रिया को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं या कम कर देते हैं। तो उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। जैसे कि एमाइलेज, माल्टेज, ये एंजाइम है। एमाइलेज होता है ये स्टार्च का पाचन करता है, माल्टेज स्टार्च को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। माल्टेज होता है ये माल्टोज जो शर्करा है उसको ग्लूकोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट है मकरंद। ये मकरंद ग्रंथियों द्वारा स्रावित होने वाला पदार्थ है जो कि मीठा कार्बनिक पदार्थ है। मकरंद ग्रंथियों से स्रावित होता है और मीठा होता है स्वाद में, कार्बनिक पदार्थ होता है। और मीठा होने का कारण क्या है कि उसमें शर्करा पाई जाती है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये शर्करा पाई जाती हैं, जिसके कारण मकरंद कैसा होता है, मीठा होता है। और यही मकरंद होता है जो कीट हैं, तितलियां, इन सभी को फूलों की ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण परागण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है उत्सर्जी पदार्थ। तो कोशिका के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ बनते हैं वो होते हैं उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकाले जाते हैं, जो कि कोशिकाएं किसी प्रकार से आवश्यक नहीं होते हैं या उपयोगी नहीं होते हैं। जैसे कि एल्केलॉइड, गोंद, रेंजिन, टेनिन, लेटेक्स, ये सभी क्या होते हैं, कोशिका के लिए अनावश्यक पदार्थ होते हैं। सबसे पहले एल्केलॉइड की बात कर देते हैं। तो एल्केलॉइड जो कि नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, एल्केलॉइड नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, अल्कोहल में विलेय होता है। जल में अविलेय और अल्कोहल में विलेय होता है, स्वाद में कड़वे होते हैं और विषैले होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं इन सभी के बारे में नीचे देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात करते हैं क्विनिन, या इसे कुनेन भी बोलते हैं, जो बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुनेन किससे प्राप्त होता है या किस में उपयोगी है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्विनिन या कुनेन जो कि सिनकोना वृक्ष की तने की छाल से प्राप्त होता है, मलेरिया रोग के उपचार में काम में लिया जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि कुनोन किस पादप की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना से प्राप्त होता है, किसमें उपचार काम में लिया जाता है, तो मलेरिया रोग के उपचार में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है मार्फिन। मार्फिन जो कि पेपेवर सोमनिफेरम पादप से प्राप्त किया जाता है, और ये अफीम जो होता है उसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनिफेरम। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हो गए आपके। अफीम का साइंटिफिक नेम पूछ ले
तो आप बता दोगे आराम से, पेपेवर सोमनिफेरम। और इससे कौन सा एल्कलॉइड प्राप्त होता है, तो मॉर्फिन प्राप्त होता है, और ये कच्चे फलों से प्राप्त होता है। किसमें उपयोग किया जाता है, दर्दनाशक या निंद्रा कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है मॉर्फिन का। नेक्स्ट है निकोटीन। निकोटीन है वो तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है, तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। दर्द निवारक व निंद्रा कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट फिर एट्रोपिन। एट्रोपिन एट्रोपा पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है, एट्रोपा पौधे की जड़ों से प्राप्त होता है एट्रोपिन, और इसका उपयोग है आँखों की औषधि व तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट है रेसरपिन। रेसरपिन एल्केलॉइड है, ये रो वोल्फ या सरपेंटाइना की जड़ों से प्राप्त होता है। आपने नाम सुना होगा सर्पगंधा, सर्पगंधा, तो इसी का साइंटिफिक नेम है ये रो वोल्फ या सरपेंटाइना। इसकी जड़ों से रेसरपिन प्राप्त होता है, और इसका उपयोग है उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है थीन। थीन एल्केलॉइड चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग उत्तेजक पदार्थ के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्सोल। टेक्सोल टेक्सस पादप से प्राप्त होता है, ये कैंसर रोधी दवा बनाने में काम में लिया जाता है। ये उत्सर्जी पदार्थ में पहला हो गया एल्केलॉइड। अब नेक्स्ट बात करते हैं गोंद। ये जल में आंशिक विलय होता है, जबकि एल्कोहल में अविलय होता है। जल में तो कुछ घुल जाता है, लेकिन एल्कोहल में बिल्कुल भी नहीं घुलता, चिपचिपा पदार्थ होता है। सामान्य रूप से हमने देखा होगा जो पेपर वगैरह चेपने के लिए काम में लेते वही गोंद होता है, वैसा ही चिपचिपा पदार्थ होता है। सेलुलोज के नष्ट होने से इसका निर्माण होता है। ये हम जानते हैं कि कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति नष्ट होने लग जाए तो उसमें सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज के नष्ट होने से ही गोंद का निर्माण होता है। गोंद प्राप्त किन किन से होता है, इसके दो उदाहरण हैं, कीकर, बबूल, खेजड़ी आदि के तनों से गोंद प्राप्त होता है। नेक्स्ट है रेजिन्स। तो कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न होते हैं ये रेजिन्स। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के व्युत्पन्न होते हैं। इनका निर्माण है सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से होता है। रेजिन्स का निर्माण है वो सुगंधित तेलों के ऑक्सीकरण से होता है। इसका उपयोग है रंग वॉर्निश बनाने में किया जाता है, रंग बनाने में, वॉर्निश बनाने में रेजिन्स का उपयोग किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल है कनाडा, बाल्सम और हींग, जो कि एक प्रकार के रेजिन है। हींग है वो फेरुला पादप की जड़ों से प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हींग कौन से पादप से प्राप्त होता है, तो फेरुला पादप होता है, उनकी जड़ों से हींग प्राप्त किया जाता है। और इसका उपयोग किस में किया जाता है, औषधियों के निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा मसाले के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है टेनिन्स। टेनिन्स जो कि स्वाद में कड़वे होते हैं, कोशिका रस, भित्ति, छाल, पत्तियाँ आदि में ये पाए जाते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं, कोशिका रस जो कोशिका के अंदर जीवद्रव्य पाया जाता है उसकी बात करते हैं, भित्ति, छाल व पत्तियों आदि में देखने को या पाया जाता है इनके अंदर। कच्चे फलों में अधिक मात्रा में मिलता है, जो कच्चे फल होते हैं उनमें। इनका उपयोग दवाओं को बनाने में, चमड़ा उद्योग में किया जाता है, और स्याही बनाने में टेनिन्स का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लेटेक्स। लेटेक्स है सफ़ेद, पीले व भूरे रंग का गाढ़ा तरल होता है। सफ़ेद, पीले व भूरे रंग का गाढ़ा तरल होता है। ये दूधिया पदार्थ होता है, दूध जैसा ही होता है, वाइट। लेटेक्स वाहिनियों में उपस्थित हो, यानी लेटेक्स वाहिनियों से स्रावित होता है, ये उनमें पाया जाता है। ब्रांजिलिएसिस व फाइकस इलास्टिका, ब्रांजिलिएसिस व फाइकस इलास्टिका, इनसे रबर प्राप्त होता है, जो कि एक प्रकार का रेजिन ही होता है। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन और बन जाते हैं। एक तो यही बन गया है कि रबर किन से प्राप्त होता है, इन दोनों पादपों के नाम याद रख लेना। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो विदेशी यानी कि हमारे इंडियन जो रबर है वो किससे प्राप्त होता है, वो फाइकस इलास्टिका से प्राप्त होता है। जबकि इंडिया के बाहर वैसे पूछे सामान्यतः रबर किससे प्राप्त है, तो ब्रांजिलिएसिस हो जाएगा। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट्रोपादप किसे कहते हैं, यानी कि जिन पादपों से लेटेक्स प्राप्त होता है उन सभी पादपों को पेट्रोपादप कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि कुछ वैज्ञानिकों ने बताया है कि आगे इन पादपों से पेट्रोलियम बनाए जाने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, इस कारण से इन्हें पेट्रोपादप कहते हैं। जैसे कि यूफोर्बिया, आक, कनेर, इन सभी से आपने देखा होगा कि जो आक है सामान्यतः हमारे क्षेत्र में मिलता, कनेर है, तो इनको हम तोड़ते हैं तो इनसे दूधिया पदार्थ स्रावित होता है, वो दूधिया पदार्थ ही लेटेक्स होता है। तो इनको क्या बोलते हैं हम, पेट्रोपादप कहते हैं। नेक्स्ट है खनिज क्रिस्टल।
तो ये खनिज क्रिस्टल्स होते हैं, ये देखो सिलिका के रूप में पाए जा सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, कैल्शियम ऑक्सीलेट के रूप में। तो ये क्रिस्टल क्या होते हैं, ये जो कोशिका भित्ति है उस पे जमाव के रूप में मिलते हैं, पत्तियों में मिल सकते हैं, कोशिका भित्ति पर मिल सकते हैं, इन पे जमे हुए पाए जाते हैं। सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट आदि के क्रिस्टल्स। सिलिका के क्रिस्टल हैं, ये कोशिका भित्ति पर जमे हुए पाए जाते हैं। इसके अलावा ये ग्रेमिनी कुल की जो पादप हैं उनकी पत्तियों में भी देखने को मिलते हैं सिलिका के क्रिस्टल्स। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, ये कोशिका भित्ति पर पाए जाते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अंगूर के गुच्छों के समान पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल हैं जो कि कोशिका भित्ति पर पाए जाते हैं, अंगूर के गुच्छों के समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पर, रबर, बरगद आदि के जो वृक्ष हैं उनमें पाए जाते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स। और ये जो क्रिस्टल होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, इनको बोलते हैं सिस्टोलिथ, इन्हें बोलते हैं सिस्टोलिथ, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जो अंगूर के गुच्छों के समान होते हैं, इनको बोलते हैं सिस्टोलिथ बोलते हैं, जो पाए किन में जाते हैं, रबर और बरगद आदि वृक्षों में। नेक्स्ट है जलकुंभी, अरबी, पिस्टिया आदि में सुई के समान जो क्रिस्टल्स हैं वो मिलते हैं। तो ये आगे हम कैल्शियम ऑक्सीलेट की बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम ऑक्सीलेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं ये जलकुंभी, अरबी, पिस्टिया आदि में सुई के समान पाए जाते हैं और इन क्रिस्टल्स को बोलते हैं रेफाइड्स। इनके अलावा बात करते हैं पपीता जो होता है, पपीता है, पपीते के अंदर भी क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट के क्रिस्टल पाए जाते हैं और इनमें मिलते हैं गोलाकार, और जिन्हें बोलते हैं स्पिरोरेफाइड्स कहा जाता है। ये हो गया जीवद्रव्य के बारे में डिटेल से अध्ययन, जिसके अंदर बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट देखे थे। तो इनसे संबंधित बहुत लगभग कंपटीशन एग्जाम में हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को 1 या 2 बार अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और वैसे मैंने देखा कि कुछ लोग हैं वीडियो को देख तो लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे यही है कि सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।